जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस महामैराथन वीडियो में हम कक्षा 10 गणित के पूरे किताब के जितने भी महत्वपूर्ण सूत्र हैं खत्म करने वाले हैं। एक एक सूत्र को समझाएंगे किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में इनसे प्रश्न बनेगा और कैसे आप बोर्ड एग्जाम में प्रश्न कर पाएंगे। ठीक है, साथ ही जिन लोगों की पूरी मैथ कंप्लीट हो चुकी है वो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं एक एक थ्योरी भी आपको बताऊंगा, प्लस थ्योरी से रिलेटेड जो जो फार्मूले बनेंगे वो भी आपको डिटेल में बताऊंगा। और जो सूत्र बड़े बड़े हैं ना दोस्तों, उनको मैं बहुत ही ट्रिकी तरीके से याद कराऊंगा, एकदम आसान आसान ट्रिक बताऊंगा जिससे आप बड़े बड़े सूत्रों को सिंपल तरीके से याद कर लोगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और आज की इस वीडियो को आराम से फिनिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, जिसमें कि थ्योरी और सूत्र आप सभी के सामने दिख रहे हैं। जिसमें पहला है दोस्तों एचसीएफ। एचसीएफ को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसी को कहते हैं मासा। क्या कहते हैं? मासा। ठीक है, मासा कहते हैं। तो एचसीएफ जो है संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन। ठीक है, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल होता है। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, जैसे आपको 6 और 12 दोनों का एचसीएफ निकालना हो तो 6 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 3 आ जाएगा, और 12 के अभाज्य गुणनखंड आप करेंगे, ठीक है, 2 दूना 4 3 12 ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको ढूंढना है कॉमन कौन सा है, यानी जो दोनों में है। तो ऊपर देखें, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, और ये भी ऊपर भी 3 है और नीचे भी 3 है। तो कॉमन गुणनखंडों की सबसे छोटी छोटी घात आपको लेना है। जैसे यहाँ पे देखें तो 2 की घात 2 है, ऊपर 2 अकेले है, तो 2 की घात 2 में से आप 2 को अकेला लेंगे, ये वाली बड़ी घात है तो इसको नहीं लेंगे। 3 देखेंगे तो ऊपर भी 3 अकेले है, यहाँ पे भी अकेले है, तो कोई एक 3 ले लो। ठीक है, 2 और 3 का मल्टीपल कर दो, ये 6 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई। यहाँ पे आप लोग देखें कि कैसे आप एचसीएफ निकाल सकते हो, बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक है, यानी कि आपको सबसे पहले गुणनखंड करना है, अभाज्य गुणनखंड जो संख्याएं दी जाएंगी उसमें से ये देखना है कि कौन कौन सी संख्याएं कॉमन है। सबसे पहले आप कॉमन देखेंगे, उसके बाद फिर जब कॉमन आपको मिल जाए तो उसमें से छोटी छोटी घात ले लें और उनका आपस में गुणा कर दें, एचसीएफ आपको मिल जाएगा। अब अगला है दोस्तों एलसीएम। एलसीएम को देखिएगा बहुत ही बेसिक ट्रिक से। ठीक है, एलसीएम में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल होता है। एलसीएम में हम क्या करेंगे, जो भी संख्याएं दी जाएंगी उनका अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले निकालेंगे, फिर उसमें से बड़ी घात ढूंढेंगे। जैसे मान लो कि अब हमें 6 और 12 का एलसीएम निकालना हो। ठीक है, 6 और 12 का एलसीएम निकालना हो तो 6 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 3, और 12 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कॉमन नहीं देखना है। एलसीएम में हम कॉमन नहीं देखते, ध्यान देना। एचसीएफ में हम कॉमन देखते हैं, उभयनिष्ठ देखते हैं, लेकिन एलसीएम में कॉमन नहीं देखेंगे। यहाँ पे हमें जो मिलेंगी अभाज्य गुणनखंड ना, उसके हम क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंडों की बड़ी घात लेंगे। जैसे यहाँ पे देखें तो 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो 2 की बड़ी घात ये वाली है। ठीक है, तो इसको ले लो, 2 की बड़ी घात 2 ले लेंगे, और 3 ऊपर भी अकेले है नीचे भी अकेले है, तो कोई एक 3 ले लो। ठीक है, अब 2 दूना 4 और 3 को 12, आपको 12 मिल जाएगा एलसीएम इसका। ठीक है, तो एलसीएम में कुल मिला के विशेष बात ये ध्यान देना है कि आपको कॉमन नहीं देखा जाता। ठीक है, आपको कॉमन नहीं देखना है, केवल बड़ी बड़ी घातों का गुणा करना है आपस में। अगला देखिए दोस्तों, बेस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, यदि ए और बी 2 पूर्णांक हो तो, यानी अगर आपको ए और बी के रूप में 2 पूर्णांक दिए जाएं तो उनका एचसीएफ, यानी उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ यानी मासा निकाल लो। ठीक है, मासा निकाल लो और लासा निकाल लो। ठीक है, लासा निकाल लो। दोनों का जब गुणा करोगे ना तो उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर आएगा। जैसे अभी देखना, हमने 6 और 12 का लासा और मासा दोनों निकाला है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मासा हमारा 6 आया है, तो 6 का गुणा जब हम लासा में करेंगे यानी 12 में करेंगे तो हमें संख्याओं के गुणनफल के बराबर मिलेगा। तो हमने 6 और 12 का निकाला था, तो 6 और 12 दोनों लिख देंगे, तो देख सकते हो दोनों पक्ष हमें बराबर मिल गया। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। यहाँ पे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जिन दो संख्याओं का हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे तो एलसीएम और एचसीएफ दोनों का गुणनफल जो होगा वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। मेन बात ये है। ठीक है, अगला देखिएगा दोस्तों, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कोई भी भाज्य संख्या हो, ऐसी संख्या जो भाज्य हो, ठीक है, उसको हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, और इसे ही हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहते हैं। जैसे 20 है तो 20 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5। ठीक है, 2 दूना 4 5 20 लिख दिए, यानी 20 को हमने छोटी छोटी संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिया, तो इनको हम कहेंगे अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो यहाँ पे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय लगी हुई है। जैसे देखो 16 को हम लिख देंगे, ठीक है, 2 दूना 4 और 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। ठीक है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो हमने इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख दिया, तो ये भी अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के हिसाब से हो गया। यानी कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है कि किसी भी संख्या को, कोई भी भाज्य संख्या हो, उसको हम अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपका आ चुका है नेक्स्ट चैप्टर बहुपद।
पहले चैप्टर का जो आपका न्यू सिलेबस है उसके हिसाब से सभी महत्वपूर्ण फार्मूले फिनिश हुए। ठीक है, हम एकदम नए सिलेबस के हिसाब से पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं है। यहाँ पे देखिएगा, एक घातीय बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। कोई ऐसा बहुपद जिसमें एक घात हो। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया 3x+2। ठीक है, यहाँ पे चर में देखेंगे एक घात आपको मिल रही है। ठीक है, x के ऊपर कोई घात ना हो तो समझ जाना एक है। तो जब ऐसा हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे। ध्यान देना। ठीक है, द्विघातीय बहुपद को द्विघातीय बहुपद कहते हैं जिसमें दो घातें हों। जैसे देख लो 3x² प्लस 6x प्लस 9। ठीक है, यहाँ पे देखें तो x की दो घात हमें मिल रही है, तो ये हमारा द्विघातीय बहुपद है। ऐसे ही जहाँ पर हमें तीन घात मिलेंगी वहाँ पे हम त्रिघातीय बहुपद उसको कहेंगे। ठीक है, अब देखिए चौथा है दोस्तों, किसी भी द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है वो इस प्रकार का होता है, यानी ax² प्लस bx प्लस c होता है, जहाँ पे a कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ध्यान देना, यानी कि अगर पहला वाला a 0 के बराबर हो गया तो फिर वो द्विघाती बहुपद नहीं रह जाएगा। ध्यान देना, द्विघाती बहुपद कोई भी हो हमेशा इस रूप का होगा। जैसे इसी को अगर हम द्विघाती बहुपद कहते हैं तो देख सकते हो a की जगह पे 3 है, x² आपको मिल रहा होगा देखने को, b की जगह पे 6 है और x भी यहाँ पर है और c की जगह पे आपको 9 मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे c हमेशा एक अचर संख्या होगी। ध्यान देना। ठीक है, c हमेशा एक अचर संख्या होती है, यानी c को हम अचर पद मानते हैं। तो आप लोग देख लिए होंगे कि बहुपद का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c होता है। अब देखिए पांचवा है दोस्तों, एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक केवल दो शून्यक हो सकते हैं। यानी कोई भी द्विघात बहुपद हो उसके शून्यकों की संख्या हमेशा 2 रहेगी। इससे MCQ भी बन सकता है। कैसे बन सकता है, आपसे पूछ देगा बोर्ड एग्जाम में कि द्विघात बहुपद के कितने शून्यक हो सकते हैं। ऑप्शन दे देगा 1 2 3 4। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है 2 से ज़्यादा शून्यक नहीं होंगे। और त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक अधिक से अधिक हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं होंगे। ये बात आपको ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए छठवां प्रश्न है, यदि द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फा और बीटा हों, यानी यदि अल्फा और बीटा दो शून्यक हों किसी द्विघात बहुपद के, तो दोनों शून्यकों का योगफल जो होगा ना वो -b/a के बराबर होगा। जहाँ पे -b क्या होगा, जैसे व्यापक रूप में ये b है ना, इसी b को लेंगे, यानी x के गुणांक को हम क्या कहते हैं, b कहते हैं। तो आगे माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब -x का गुणांक। ठीक है, b क्या है, x का गुणांक, तो माइनस आगे लगा दो तो ये हो जाएगा -x का गुणांक बटे में a क्या है, a यहाँ पे आप लोग देखे हो x² का गुणांक है। ठीक है, तो बटे में क्या हो जाएगा, x² का गुणांक। वही चीज़ है कि जो शून्यकों का योगफल होता है ना दोस्तों, शून्यकों का योगफल जो होता है वो x के गुणांक का माइनस में और बटे x² के गुणांक का अनुपात होता है, प्लस शून्यकों का गुणनफल जो होता है वो अचर पद, c को अचर पद कहते हैं। ठीक है, अचर पद और x² के गुणांक के अनुपात के बराबर होता है। जैसे a है तो ये x² का गुणांक है और c जो है ये अचर पद है, यानी जहाँ a x² का गुणांक है, b जो है x का गुणांक है और c जो है द्विघात बहुपद का अचर पद है। कुल मिला के ये व्यापक रूप से लिया गया है। ध्यान देना। अब देखिए आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है दोस्तों, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इस चैप्टर की 3 शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है, देखिए दो अगर आपको रैखिक समीकरण मिल जाए, जैसे a1x प्लस a1y, ठीक है, इक्वल टू आपको 3 मिल जाए, या कह लो c मिल जाए। ठीक है, c मिल जाए, c1 मिल जाए, और यहीं पे आपको मिल जाए a2x प्लस a2y इक्वल टू c2। ये आपको दो इक्वेशन मिल गए, कैसे, रैखिक समीकरण। ठीक है, आपको दो रैखिक समीकरण मिल गए। अब देखिए इसी से आपको निकालना है, यानी इसमें 3 शर्तें आपको देखना है। कोई भी रैखिक समीकरण अगर आप हल कर रहे हैं, रैखिक समीकरणों का युग्म आपको मिला है, तो वहाँ पे देखना है कि जब रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, यानी जब इन दो समीकरणों का आप ग्राफ खींचेंगे और आपको जो ग्राफ मिला ना, आपको जो ग्राफ मिला, अगर वो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, जैसे एक रेखा ये गई और एक रेखा ये गई, दोनों एक बिंदु पर काट दी हैं। ठीक है, यहाँ पे काट दी, तो जब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है, यानी केवल एक हल होता है। ध्यान देना, जब रेखाएं एक जगह पे काटेंगी तो केवल एक हल होगा। और ऐसी स्थिति में आप उन दो समीकरणों का जब देखेंगे ना, तो ये वाले वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों का अनुपात जो है कभी भी ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू के बराबर नहीं होगा। इसको b1 कह दो। ठीक है, इसको b1 कह दो, यानी b1 और b2 के अनुपात के कभी भी बराबर नहीं होगा। ये बात आपको हमेशा ध्यान देना है। और किसी भी समीकरण का क्या हल होगा आप डायरेक्ट इस फार्मूले से पहचान सकते हो। अगर आपको दो समीकरण दिए जाएं तो आप सीधा पहले वाले का और पहले वाले का अनुपात कर दो, फिर दूसरे वाले का और दूसरे वाले का अनुपात कर दो। अगर दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं तो समझ जाना कि इस समीकरण युग्म के केवल एक हल होंगे। ठीक है,
अब आप में से कई लोग कहेंगे भैया बराबर आ जाए तब क्या होगा। देखो, जब रेखाएं समपाती होती हैं तब समीकरण युग्म के अनेकों हल होते हैं। यानी कि जब जैसे आप लोगों ने किया क्या, ऐसे, ठीक है, आपने किया पहली रेखा का समीकरण खींचा वो भी ऐसे जा रहा है, और दूसरी रेखा का समीकरण खींचे वो भी ऐसे जा रहा है, दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई हैं। तब ऐसी स्थिति में समीकरण के अनेकों हल होंगे, ध्यान देना, अनेकों हल होंगे। और उस स्थिति में दोनों समीकरण के जब गुणांकों का अनुपात करेंगे ना, a1 और a2 का अनुपात जो है वो बराबर होगा b1 और b2 के अनुपात के, और बराबर होगा c1 और c2 के अनुपात के। तो ध्यान देना है, जब a1 और a2 का अनुपात, b1 और b2 का अनुपात, c1 और c2 का अनुपात, तीनों जब बराबर हो जाएंगे ना, तब रैखिक समीकरण युग्म के अनेकों हल होंगे, और ऐसी स्थिति में रेखाएं समपाती होती हैं। अब देखिए तीसरा रूल है, जब रेखाएं समांतर होती हैं तो समीकरण युग्म के एक भी हल नहीं होते। जैसे मान लो आपको दो समीकरण दिए गए और दोनों समीकरण का आपने ग्राफ बनाया, और एक रेखा ऐसे गई, एक रेखा ऐसे गई, देख सकते हो दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। तो जब ऐसे समांतर जाएंगी ना, तो क्योंकि देखिए एक दूसरे को कभी भी ये काटेंगी नहीं, क्योंकि समांतर है तो हमेशा इतने ही गैप में ये जाएंगी। तो ऐसी स्थिति में ये असंगत समीकरण युग्म कहलाते हैं, यानी ये कभी भी एक दूसरे से मिलेंगे नहीं। इस वजह से हम इनको असंगत समीकरण युग्म कहेंगे, और इनका एक भी हल नहीं होता, एक भी हल नहीं होता। ऐसी स्थिति में कोई भी हल आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि कभी भी एक दूसरे को काटेंगे ही नहीं। और हल तभी होता है जब रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। एक जगह पे काटेंगी तो वहाँ पे एक हल होगा, अगर एक दूसरे के ऊपर चढ़ी रहेंगी रेखाएं तो वहाँ पे बहुत सारे हल होंगे, और जब एक दूसरे के समांतर हो जाएंगी तो एक भी हल नहीं होगा, ठीक है। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे उन दोनों समीकरणों के, तो a1 और a2 का अनुपात जो है वो बराबर होगा b1 और b2 के, लेकिन c1 और c2 के अनुपात के कभी भी बराबर नहीं होगा। ये चीज़ आपको देखना चाहिए। तीनों प्रतिबंध मैं आपको एक बार रिवीजन कराता हूँ। देखिए, जब a1 और a2 का अनुपात बराबर नहीं होगा b1 और b2 के अनुपात के, तो ऐसी स्थिति में आपका एक हल होगा समीकरण का, ध्यान देना। और जब ये दोनों बराबर हो जाए प्लस c1 और c2 भी बराबर हो जाए, तो ऐसी स्थिति में अनेकों हल होंगे, ध्यान देना। और अब जब आपका एक बार ये बराबर हो लेकिन ये बराबर ना हो, तो ऐसी स्थिति में आपके एक भी हल नहीं होंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब देखिए आपका नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए, द्विघात समीकरण का मानक रूप आपका ये होता है, जैसे अभी तक आप द्विघाती बहुपद पढ़े हैं ना, तो उसका भी मानक रूप यही होता है। लेकिन जब द्विघाती बहुपद के बराबर में आप जीरो कर देंगे, यानी उसको एक समीकरण की तरह बना देंगे, तो वो द्विघाती समीकरण बन जाता है। यानी जब द्विघात बहुपद को हम शून्य के बराबर कर देते हैं तो उसको द्विघात समीकरण कहने लगते हैं। और द्विघात बहुपद का व्यापक रूप यही होता है, और द्विघाती समीकरण का भी यही होता है। और यहाँ पे ध्यान देना, ए कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। जैसे बहुपद में शर्त थी, वैसे ही द्विघाती समीकरण में भी शर्त है कि ए जो है यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है कभी भी जीरो नहीं होगा। साथ ही एक्स कोई चर होता है, यानी एक्स की जो वैल्यू होगी कोई चर होगी, ठीक है, चर होगी। ध्यान देना, एक्स की जगह पर आप ए भी लिख सकते हो, बी भी लिख सकते हो, सी भी लिख सकते हो, लेकिन 1 2 3 4 ऐसी वैल्यूज कभी भी नहीं लिख सकते हो, ध्यान देना, ठीक है। चर संख्याएं उनको हम कहते हैं, जैसे ABCD हो गया, ठीक है, इंग्लिश वाले अक्षर। और जो आप हिंदी में जैसे संख्याएं 1 2 3 4 वगैरह पढ़ेंगे हैं तो इंग्लिश ही नंबर, लेकिन इनको हम अचर मानते हैं, ध्यान देना, ठीक है, इनको हम अचर मानते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे दूसरा है, द्विघाती समीकरण को द्विघाती सूत्र के द्वारा हल किया जा सकता है। इसी को श्रीधराचार्य सूत्र कहते हैं। देख सकते हो फार्मूला, -b और प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे प्लस माइनस इसलिए लगा है क्योंकि वर्गमूल का चिन्ह है, ठीक है। और नीचे है b² - 4ac बटे में 2a, ठीक है। इसको हम श्रीधराचार्य सूत्र कहते हैं। सूत्र आप लोग याद कर लेना, जहाँ पे b² - 4ac जो होता है ना, इसको हम विविक्त कर कहते हैं। क्या कहते हैं? विविक्त कर कहते हैं। ध्यान देना, विविक्त कर किसको कहते हैं? b² - 4ac के वैल्यू को हम विविक्त कर कहते हैं। अब आगे देखिए, यहाँ पे विविक्त कर की 3 शर्तें आपको बनेंगी। विविक्त कर के अनुसार हम समीकरण के गुणधर्मों को पहचान लेंगे, और उसके कैसे मूल निकलेंगे ये चीज़ हम जान जाएंगे। जैसे देखो, यदि द्विघात समीकरण का हम विविक्त कर निकाल लिए, यानी b² - 4ac की वैल्यू हमने निकाल लिया, तो पहला उसमें ये शर्त होगी कि अगर आपका विविक्त कर जो है वो शून्य से बड़ा आ गया, यानी b² - 4ac की आपने वैल्यू निकाला और वो 0 से बड़ा आपको मिल गया, ठीक है, 0 से बड़ा आपको मिल गया, तो वहाँ पे आपको 2 अलग अलग मूल प्राप्त होंगे, ठीक है, 2 अलग अलग द्विघाती समीकरण के 2 अलग अलग मूल आपको मिलेंगे, ध्यान देना। और अगर आपका द्विविक्त कर जो है वो शून्य के बराबर हो गया, तो 2 बराबर मूल आपको मिलेंगे, यानी b² - 4ac का मान आपने निकाला और वो आपको शून्य के बराबर मिल गया, तो तुरंत समझ जाना कि भैया जी यहाँ पे 0
यानी कि यहाँ पर हमें दो बराबर मूल मिलेंगे। यानी जैसे अगर आपका पहला मूल x हो गया तो दूसरा भी आपका x ही रहेगा, वहाँ पे आपका दूसरा मूल y नहीं होगा। ध्यान देना, दोनों मूल आपस में बराबर होंगे। और जब शून्य से बड़ा होगा तो अगर आपका एक मूल x है तो दूसरा y हो सकता है, ठीक है, क्योंकि दोनों अलग अलग होंगे। और जब शून्य से छोटा हो जाए, आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाली और ये शून्य से छोटा हो गया, तो जब ये शून्य से छोटा हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में द्विघाती समीकरण के कोई भी हल नहीं होंगे। ध्यान देना, यानी द्विघाती समीकरण के कोई भी हल कब नहीं होते हैं, जब विविक्त कर का मान शून्य से छोटा हो जाता है। अब देखिए चौथा है दोस्तों, जब विविक्त कर का मान शून्य होता है यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है, तो अभी हमने पढ़ा कि दोनों मूल बराबर मिलेंगे। यानी अगर पहला मूल a है तो दूसरा मूल भी आपको a मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में जो मूल होता है दोस्तों वो ये होता है। हमेशा आप किसी भी द्विघाती समीकरण में देखेंगे, हमेशा, चाहे जब की ये शर्त है सभी द्विघाती समीकरण के लिए फॉलो होगी कि अगर आपने कोई ऐसा द्विघाती समीकरण लिया है जिसके विविक्त कर का मान शून्य के बराबर हो गया, तो ऐसी स्थिति में आपको जो पहला मूल्य मिलेगा -b/2a मिलेगा, -b/2a, ठीक है, जहाँ पे b आपका क्या होगा, अभी आपने पढ़ा है कि b जो होगा वो x का गुणांक होगा, ठीक है, x का गुणांक होगा, ठीक है, और बटे में 2 गुणे a जो होगा वो x स्क्वायर का गुणांक होगा। ये आपका, और ऊपर माइनस रहेगा, ये आपका पहला मूल रहेगा और दूसरा मूल भी यही रहेगा क्योंकि दोनों मूल आपस में बराबर रहेंगे। अब देखिए दोस्तों, आ चुका है आपका नेक्स्ट चैप्टर समांतर श्रेणी। बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अभी तक आपके सिलेबस से आउट था लेकिन इस बार आपके सिलेबस में आ चुका है। तो यहाँ पे देखिएगा समांतर श्रेणी में पहला फार्मूला देखिए क्या है, किसी भी समांतर श्रेणी का मानक रूप जो होता है वो a+d, a+2d, a+3d, a+n d, यानी n की जगह पर आप कोई भी संख्या रख सकते हो, ठीक है। जैसे अब 3 है तो यहाँ पे n की जगह पे आप 4 भी रख सकते हो, 5 भी रख सकते हो, 6 भी रख सकते हो, 7 भी रख सकते हो, ऐसे अनंत तक रख सकते हो, ठीक है। यानी कोई भी समांतर श्रेणी जो होगी वो इसी फॉर्मेट में होगी। उसका पहला पद यानी प्रथम पद आपका a हो जाएगा, ध्यान देना, प्रथम पद आपका a हो जाएगा और d को हम सार्वंतर कहते हैं। प्रथम पद आपका a हो जाएगा, d सार्वंतर होता है और n जो होता है ये पदों की संख्या होती है। जैसे हमने अगर आपको बताया कि कोई समांतर श्रेणी यानी AP आपकी जो है वो अगर 1 है, यानी उसका प्रथम पद अगर 1 है और हमने बता दिया कि d बराबर सार्वंतर जो है वो 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट पद जब निकालेंगे ना तो a में हम क्या करेंगे, d को जोड़ देंगे, तो a की वैल्यू है 1 और 1 में 2 जोड़ देंगे तो 3 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम तीसरा पद निकालेंगे तो a में हम 2 का गुणा करके d को जोड़ेंगे, तो a की वैल्यू है 1 और 2 का गुणा जब इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 4 और 1 को जोड़ेंगे तो हमें 5 मिल जाएगा। ऐसे ही 2 के अंतर में 7 मिलेगा, ये 9 मिलेगा, ये 11 मिलेगा, ये 13 मिलेगा। ऐसे ही समांतर श्रेणी हमेशा बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। यानी कि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप आपका यही होता है। आगे देखिए, समांतर श्रेणी का n वां पद, यानी n वां पद, अगर हमें किसी समांतर श्रेणी का n वां पद निकालना है, यानी n की जगह पर हम कोई भी पूर्णांक रख सकते हैं, ध्यान देना, कोई भी धनात्मक पूर्णांक हम रख सकते हैं n की जगह पे। यानी अगर हमें a की जगह पर n की जगह पर हमने 2 रख दिया तो इसका मतलब ये है कि हम समांतर श्रेणी का दूसरा पद निकालना चाहते हैं। तो ऐसे ही अगर हम किसी समांतर श्रेणी का कोई भी पद निकालना चाहते हैं, n की जगह पर वैल्यू आपको पुट करना है और इस सूत्र में रख देना है, ठीक है, a+n-1 और इंटू में d। इस सूत्र से आप कोई भी पद इसका निकाल लेंगे। उसके बाद देखो, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, अगर कोई ऐसी समांतर श्रेणी दी गई है जिसमें n पद दिए गए हैं, यानी यहाँ पे n की जगह पे कोई वैल्यू पुट कर सकते हो। जैसे कोई समांतर श्रेणी दे दे और बोल दे कि इसके 5 पदों का योगफल निकालिए, ठीक है, 5 पदों का योगफल निकालिए, तो वहाँ पे आप n की जगह पे क्या रख देंगे, यहाँ पे n की जगह पे 5 आप यहाँ पे पुट कर देंगे और जहाँ जहाँ n है सब जगह 5 रख देंगे और इसी फार्मूले से आप n पदों का योगफल निकाल लेंगे। जैसे n/2, ठीक है, 2a + n-1 इंटू d। ये फार्मूला याद रख लेना दोस्तों, n/2 कोष्ठक में 2a + n-1 इंटू d, बेहद इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगला देखिए, यदि प्रथम पद आपका a है, अंतिम पद आपका l है और पदों की संख्या n हो तो n पदों का योगफल, यानी कोई आपको ऐसी समांतर श्रेणी दे दे जिसका प्रथम पद a हो जाए और अंतिम पद l हो जाए और कुल पदों की संख्या n हो, तो हमें n पदों का जब योगफल निकालना होगा ना तो उसमें आप ये फार्मूला भी यूज कर सकते हो। आप तो ऊपर एक देखे हैं पदों का योगफल निकालने का फार्मूला, और ये रहा आपका दूसरा फार्मूला, यानी n/2 कोष्ठक में a + l। और अंतिम से अगर आपको n वां पद निकालना है किसी भी समांतर श्रेणी का, आप चाहते हैं कि हम पीछे से n वां पद निकाल लें, जैसे ही आपको समांतर श्रेणी दी गई है, ठीक है, ये आपको समांतर श्रेणी दी गई है और यहाँ से आपसे पूछ लिया जाए कि आपको, ठीक है, जैसे देखिए ये 3, 5, 7, 9 ये समांतर श्रेणी, और बोल दे कि पीछे से आपको दूसरा पद निकालना है, इस समांतर श्रेणी के पीछे से आपको दूसरा पद यानी 7 को निकालना है, तो आप ये सूत्र लगाएंगे, ठीक है, l - n - 1 इंटू d, ये फार्मूला आप लगाएंगे
और एल की जगह पे आप लास्ट वाला पद रखेंगे यानी 9 रख देंगे, ठीक है। माइनस में एन की जगह पे आप कुल पदों की संख्या जैसे 5 है तो 5 रख देंगे, माइनस में 1। और डी यानी सार्वंतर का मान, तो सार्वंतर निकालने के लिए दूसरे पद से पहले पद को घटा दो, यानी 3 में से 1 को घटा दो, 2 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज आपको पुट कर देना है, ठीक है। 9 4 गुणे 2, ऐसे ही आप वैल्यूज को निकाल लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आप पूरा हल कर लेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। आगे देखते जाइएगा। यहाँ पे आगे है दोस्तों, दो त्रिभुज समरूप होते हैं, यानी त्रिभुज चैप्टर आपका आ चुका है। इसमें भी देखिएगा विशेष आपको चीज़ें अच्छे से समझना है। दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों। पहली शर्त क्या है, उनके संगत कोण बराबर हों प्लस उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। जैसे देखो मैं क्या बोल दूं कि आपका ये एक त्रिभुज हो गया और आपका ये एक त्रिभुज हो गया, ठीक है, मैंने बोल दिया। और हमने ये बताया कि इसका ये कोण जो है इसके ये कोण के बराबर है, इसका ये कोण इसके ये कोण के बराबर है, और इसका ये कोण इसके ये कोण के बराबर है। यानी पहली शर्त हमारी ये हो गई कि संगत कोण बराबर हो गए, ठीक है। और हमें ये दे दिया गया कि इस भुजा का अनुपात और इस भुजा का अनुपात, इस भुजा के अनुपात और इस भुजा के अनुपात, और इस भुजा के अनुपात और इस भुजा के अनुपात के बराबर है। तो ऐसी स्थिति में सभी संगत भुजाएं भी एक अनुपात में हो जाएंगी। तब हम कह देंगे कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, ठीक है। समरूप का चिन्ह आपका यही होता है। इन दोनों त्रिभुज को अगर हमें समरूप दिखाना है तो हम इस तरीके से चिन्ह बना देंगे, ठीक है। अब देखिएगा सभी वर्ग समरूप होते हैं, विशेषकर ये रूल आप याद रखना, इससे एमसीक्यू बनेंगे। जैसे एक वर्ग आपने ये बना लिया, ठीक है, ये एक वर्ग हो गया और एक वर्ग आपने ये बना लिया, तो दोनों ये हमेशा समरूप होंगे। क्यों समरूप होंगे? क्योंकि इसके सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। आप लोग जानते हैं सभी कोण 90 डिग्री के हैं, तो कोण तो वाकई सब संगत कोण बराबर है, प्लस भुजाओं का अनुपात भी हमेशा बराबर ही होगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए ये सब एक ही रूप के होते हैं, ठीक है ना, इसलिए ये हमेशा समरूप होंगे। और सभी समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं। क्यों? जैसे एक हमने समबाहु त्रिभुज ये बना लिया, दूसरा ये बना लिया, तो इसके प्रत्येक कोण 60-60 के हैं, तो इसके भी प्रत्येक कोण 60-60 के होंगे। इसलिए सभी भुजाएं भी आपस में समानुपाती होंगी। इसलिए सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी वृत्त भी समरूप होते हैं। जैसे एक वृत्त आपने ये बना लिया, एक ये बना लिया, ठीक है। अगर इसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, इसकी 4 सेंटीमीटर, तो क्या हुआ, दिखते तो एक ही जैसे हैं, है ना, तो ये भी समरूप हो जाएंगे। अब देखिए यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, अब देखिए विशेषकर ये कुछ नए नए रूल हैं, इन्हें आपको पढ़ना चाहिए। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभक्त हो जाती हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसका एक चित्र बनाते हैं, ठीक है। चित्र में देखिए एक त्रिभुज दिया गया है, तो एक त्रिभुज हम ऐसे बना लेंगे, ठीक है। देखो ये बना लिया हमने त्रिभुज। अब आगे कह रहा है दोस्तों कि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, जैसे हमारी एक भुजा ये है, तो एक भुजा के समांतर हमने ये रेखा खींच दिया, ठीक है। समांतर है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने के लिए, तो देख सकते हो एक भुजा अपनी ये है, एक भुजा अपनी ये है, दोनों भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने के लिए हमने ये रेखा खींच दिया है, ठीक है, जो कि इसके समांतर है, आप लोग देख सकते हो। तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभक्त हो जाती हैं। इसका मतलब ये है कि इसका और इसका जो अनुपात होगा ना, सेम होगा। इस प्रमेय का मतलब यही है, ठीक है। थेल्स प्रमेय इसी को कहते हैं, ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये बताया गया कि किसी भी त्रिभुज में, जैसे ABCD हो गया, किसी भी त्रिभुज में अगर हम एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने के लिए रेखा खींचेंगे, तो ये जो अलग अलग बिंदु बनेंगे ना, इनसे वो दोनों भुजाएं समान अनुपात में बट जाएंगी। जैसे इसको और F हम कह देना, तो AE और EB का अनुपात जो होगा ना दोस्तों, वो AF और FC के अनुपात के इक्वल हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, ठीक है। इसी को थेल्स थ्योरम कहते हैं। आगे देखिए इसी का उल्टा क्या है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभक्त करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर हो जाएगी। यहीं पे अब इसका विपरीत ये है कि ये भुजा अगर इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है तो ये तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो आप लोग देख सकते हो इन दोनों के समांतर है, ठीक है। उसी चीज़ को यहाँ पे उल्टा करके लिख दिया गया है। अब अगला देखिए, यदि दो त्रिभुजों में उनके सभी कोण समान हों तो वह दोनों त्रिभुज समरूप कहलाते हैं। इसे ए कसौटी कहा जाता है, यानी एंगल कसौटी कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये दो त्रिभुज हैं और इनके सभी कोण आपस में बराबर हैं, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे ए कसौटी के द्वारा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, नौवां मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो। तो सबसे पहले दो त्रिभुज बनाते हैं, ये दो त्रिभुज हो गए, ठीक है। इसका एक कोण इस त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो गया तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हों, यानी इस भुजा का और इस भुजा का अनुपात जो है इस भुजा के और इस भुजा के अनुपात के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। इसे हम साइड नियम कहते हैं। ये साइड हो गया, ये साइड हो गया, बीच में एंगल हो गया, ठीक है।
एस ए एस कसौटी इसको कहते हैं समरूपता की। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे अगर हमें ये दे दिया जाए कि ए बी सी त्रिभुज और एन एम ओ त्रिभुज में ये दे दिया जाए कि कोण ए और कोण एन बराबर हैं, प्लस ए बी और ए सी का अनुपात जो है, ए बी और ए सी का अनुपात जो है वो बराबर है ए सी, ठीक है। यहाँ पर जो दो भुजाएं होंगी उनके अनुपात के बराबर है, ऐसा अगर हमको दे दे तो हम तुरंत कह देंगे कि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, ठीक है। यस ए एस कसौटी, सिंपल समझो कि साइड एंगल साइड, साइड का मतलब भुजा और एंगल का मतलब कोण। अब देखिए आपका अगला चैप्टर है दोस्तों निर्देशांक ज्यामिति। इसका पहला सूत्र है दो बिंदुओं P जिसके निर्देशांक है x1, y1 और Q है जिसके निर्देशांक है x2, y2 के बीच की दूरी अगर हमें निकालना है ना दोस्तों तो हम PQ लिखेंगे, दोनों के बीच की दूरी PQ हो जाएगी और इसका फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, ठीक है। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, ध्यान देना, ठीक है। यानी यहाँ पे चेंजेस भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको भी पहले ले सकते हो, इसको बाद में, इसको पहले इसको बाद में, ऐसे भी कर सकते हो। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, जैसे एक बिंदु आपका 3,4 हो गया, एक बिंदु आपका 2,8 हो गया और कह दिया जाए कि दोनों के बीच की दूरी निकालो, तो यहाँ पे आपको ये फार्मूला लगाना है। x2 की जगह पे आप लोग ये वाली वैल्यू रख देंगे, x1 की जगह पे आप लोग ये वाली वैल्यू रख देंगे, y2 की जगह पे आप ये वाली वैल्यू रख देंगे और y1 की जगह पे आप ये वाली वैल्यू रख देंगे और हल कर देंगे, दोनों के बीच की दूरी आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे इसका उपयोग करते हैं। अब देखिए बिंदु P जो कि है निर्देशांक जिसका है x, y कि मूल बिंदु O यानी जिसके निर्देशांक 0,0 से दूरी अगर, यानी अगर हमें किसी भी बिंदु की, कोई भी बिंदु हो, अगर उसकी हमें मूल बिंदु से दूरी निकालनी है, देखो मैं चित्र बनाता हूँ। देखिए जैसे आपका ये हो गया, ये हो गया कार्तीय तल, यहाँ पे आपका कोई भी बिंदु है, जैसे मान लो ये P बिंदु है, इसके हमें इस मूल बिंदु से दूरी निकालनी है, इस बिंदु की हमें मूल बिंदु से दूरी निकालनी है, तो सिंपल आपको ये फार्मूला लगा देना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों का अंडर रूट, ठीक है। ये एकदम बहुत ही सिंपल फार्मूला है, यानी इस बिंदु का निर्देशांक अगर x, y है तो दोनों का वर्ग करके और अंडर रूट निकाल दो, वही आपकी दूरी हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों तीसरा विभाजन सूत्र में बहुत ही सिंपल तरीके से आपको याद करवा दूंगा, टेंशन मत लो, क्योंकि दिखने में बड़े हैं दोस्तों लेकिन बहुत ही सिंपल सूत्र हैं। देखो जैसे देखो एक बिंदु है A जिसके निर्देशांक है x1, y1, दूसरा है B जिसके निर्देशांक है x2, y2 और दोनों को जोड़ने वाला ये अगर रेखाखंड है, ठीक है, इसको m1 अनुपात m2 के अनुपात में, जैसे ये इसको हमने यहाँ पर बिंदु बना दिया, ये m1 हो गया और ये m2 हो गया, दोनों के अनुपात में इसको हम आंतरिक रूप से विभाजित कर रहे हैं। तो विभाजित करने वाला बिंदु जैसे ये P बिंदु हो गया, तो इसको विभाजित करने वाले बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे। अगर हमें इस बिंदु का निर्देशांक निकालना है तो इसके लिए आप लोग ये फार्मूला लगाएंगे m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। सिंपल सा तरीका है दोस्तों, आपको सबसे पहले करना क्या है, mx प्लस mx सभी जगह लिख देना है, नीचे m प्लस m 2 बार लिखेंगे और इधर आप my प्लस my और बटे में m प्लस m लिख देंगे, ठीक है। फिर आपको करना कुछ नहीं है, ध्यान देना 12 21 12 21 12 12 ऐसे आप लगा देंगे, एक बार में आपको पूरा सूत्र याद हो जाएगा। 12 21 12 21 12 12, ठीक है, ये ट्रिक है इसको याद करने की। और यहीं पे जब बाह्य रूप से देखिए आंतरिक विभाजन का ये सूत्र हो गया, और जब बाह्य विभाजन की बात की जाए तो यहाँ पे बस जहाँ पे पॉजिटिव है ना उसकी जगह पे आपको निगेटिव कर देना है, बाकी फार्मूला सेम रहेगा, ध्यान देना। पॉजिटिव की जगह पे पूरे सूत्र में आपको निगेटिव कर देना है, बाकी फार्मूला सेम टू सेम रहेगा। देख सकते हो पूरा ऊपर वाला सेम टू सेम फार्मूला है, बस चिन्ह का परिवर्तन है। जब बाह्य बिंदु की बात की जाएगी, बाह्य रूप से उसको विभाजित करने वाली बिंदु की, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। जब आंतरिक की बात की जाएगी तो वहाँ पर हम पॉजिटिव कर देंगे। हो गया। अब देखो पांचवा सूत्र है बिंदुओं P जिसके निर्देशांक है x1, y1, Q जिसके निर्देशांक है x2, y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड PQ के मध्य बिंदु का अगर हमें निर्देशांक निकालना है तो क्या करेंगे। जैसे देखो आपका एक बिंदु हो गया 3,4, एक बिंदु हो गया 2,8, दोनों को जोड़ने वाला रेखाखंड ये हो गया, ठीक है। अब इसका हमें मध्य बिंदु निकालना है, दोनों का विभाजन जो है मध्य बिंदु मिड पॉइंट अगर हमें निकालना है तो इसके लिए हम लोग ये सूत्र लगाएंगे x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। वेरी सिंपल, ठीक है। 12 12 ऊपर कर देंगे और यहाँ पे x1 की जगह पे 3 रखेंगे, x2 की जगह पे 2 रखेंगे, y1 की जगह पे 4 रखेंगे, y2 की जगह पे 8 रखेंगे और बटे में 2 2 लगा देंगे। जो आएगा वो इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे, ठीक है। वेरी सिंपल। अब देखिए त्रिकोणमिति चैप्टर वेरी खास, बहुत ज़्यादा खास, वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
इससे आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बनेंगे। ठीक है, तो इसके एक एक फार्मूले का रिवीजन करते हैं। जैसे देखो, कोई भी समकोण त्रिभुज हो, जैसे मान लो मैं एक ये समकोण त्रिभुज बनाता हूँ। ठीक है, ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया, इसका ये कोण 90 डिग्री हो गया, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। किसी भी समकोण त्रिभुज में साइन ए का मान जो होता है, इसको अगर हम कोण ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको सी मान लें, ठीक है, तो साइन ए का मान जो होगा, ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर ये थीटा है तो हम साइन थीटा का मान जब निकालेंगे तो साइन थीटा बराबर होगा लंब बटे कर्ण। क्या होगा? लंब बटे कर्ण। लंब आपका ये हो जाएगा यानी AC हो जाएगा और कर्ण आपका हो जाएगा BC। इसको याद करने की ट्रिक मैं सीधा बताता हूँ, सारे फार्मूले आपको एक बार में याद हो जाएंगे। देखिए, इसको याद करने का सूत्र होता है LA L बटे K A, लाल बटे कक्का। ये ट्रिक है दोस्तों। ठीक है, लाल बटे कक्का। L बटे K होगा साइन का, ध्यान देना, L बटे K होगा साइन का, A बटे K होगा कॉस का और L बटे A होगा टैन का। ठीक है, वेरी सिंपल। साइन थीटा का सूत्र आपसे पूछेगा तो लंब बटे कर्ण, L से लंब K से कर्ण, देख लीजिए, मिला लीजिए, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा का पूछेगा तो आधार बटे कर्ण यानी आधार बटे कर्ण। टैन थीटा का पूछेगा तो आपको लिखना है लंब बटे आधार, देख सकते हो, लंब बटे आधार। और इसी का उल्टा, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। ठीक है, कॉसेक हो गया, कॉस का उल्टा सेक होता है, टैन का उल्टा कॉट होता है। तो जब कॉसेक का पूछेगा ना, कॉसेक थीटा का मान पूछेगा तो इसको उल्टा कर देंगे यानी कर्ण बटे लंब कर देंगे। ठीक है, जब कॉसेक का सूत्र पूछेगा तो कर्ण बटे लंब बताएंगे, सेक का पूछेगा तो कर्ण बटे आधार बताएंगे, कॉट का पूछेगा तो आधार बटे लंब बताएंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, वही फार्मूले हैं जो अभी मैंने आपको बताया। कॉट ए का फार्मूला आप लोग देख सकते हो, आधार बटे लंब। ठीक है, यानी उसको उल्टा कर देंगे, टैन थीटा वाले फार्मूला को जस्ट उल्टा कर दो, कॉट थीटा का फार्मूला आपको मिल जाएगा। कोसेक ए जो होता है दोस्तों, मैं अभी बताया हूँ कि साइन का व्युत्क्रम होता है, तो कोसेक ए को हम 1/sin A लिख सकते हैं, सेक ए को हम 1/cos A लिख सकते हैं, टैन ए को हम 1/cot A लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। प्लस टैन ए का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद रखना, टैन ए बराबर होता है साइन ए बटे कॉस ए। ठीक है, यहाँ पे ए की जगह पर हम कुछ भी रख सकते हैं, थीटा रख सकते हैं, बी रख सकते हैं, सी रख सकते हैं, डी रख सकते हैं, जो आपका मन हो। ठीक है, यानी इसको हम टैन थीटा भी कह सकते हैं, टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यानी ये फार्मूला बहुत ज़्यादा खास है, आपके पूरे एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा काम आएगा। अब देखो दूसरा, साइन ए या कॉस ए का मान कभी भी 1 से अधिक नहीं होता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना। साइन ए और कॉस ए में ए की वैल्यू आप चाहे जो कुछ भी रख दो, ए की वैल्यू आप कोई भी रख दो, इसका मान कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होगा, ये बात हमेशा याद रखना। यानी साइन ए जो होता है हमेशा 1 से कम होता है, ध्यान देना, हमेशा 1 से कम होता है साइन ए, ये बात को हमेशा याद रखना है। और कॉस ए भी हमेशा 1 से कम होता है। ठीक है, जबकि सेक ए और कॉसेक ए जो होते हैं ये हमेशा 1 से अधिक या 1 के बराबर होते हैं। यानी कॉस ए, देखिए सेक ए हो गया, सेक ए या फिर कॉसेक ए, दोनों जो होते हैं हमेशा 1 से ज़्यादा होते हैं या फिर 1 के बराबर होते हैं। ठीक है, ऐसे आप लोग इनको दर्शाएंगे, ये हमेशा 1 से ज़्यादा होंगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ खास फार्मूला है, साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए होता है, कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन ए होता है, टैन 90 माइनस ए बराबर कॉट ए होता है और कॉट 90 माइनस ए बराबर टैन ए होता है। यानी एक दूसरे के उल्टे जो हैं आपको उसी को लिखना है। सेक यहाँ पे आ जाए तो इसका उल्टा कोसेक, यहाँ पे सेक 90 माइनस ए कोसेक ए हो जाएगा, कोसेक 90 माइनस ए हो जाएगा सेक ए। ये फार्मूले याद रखना, इनसे बहुत ज़्यादा काम होगा। एक डिग्री को दूसरे डिग्री में आप चेंज कर लेंगे इससे। ठीक है, कॉस को साइन में चेंज कर सकते हैं, साइन को कॉस में चेंज कर सकते हो, टैन को कॉट में चेंज कर सकते हो, इसलिए ये वेरी हेल्पफुल फार्मूले हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ महत्वपूर्ण त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं भी आपके सिलेबस में है। पहला है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक है, दूसरा है सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तीसरा है कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ये तीनों इक्वेशन बहुत ज़्यादा खास हैं आप सभी के लिए, इनसे आपको सिद्ध करने के लिए सवाल दिए जाएंगे। अब देखिए आपका एक चैप्टर बचा वृत्त। अभी हम पूरे चैप्टर देखेंगे, सांख्यिकी भी देखेंगे, प्रायिकता भी देखेंगे, तो वीडियो बहुत ज़्यादा खास है। वृत्त चैप्टर में देखिएगा, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली रेखा पर लंब होती है। ध्यान देना, मैं एक वृत्त खींचा हूँ, देखिए मैंने एक वृत्त खींचा। अब बोला है इसमें कि वृत्त की स्पर्श रेखा, जैसे इसकी स्पर्श रेखा ये हो गई, स्पर्श रेखा जो होती है स्पर्श बिंदु इसका ये हो गया, जहाँ पे टच करेगी वही इसका स्पर्श बिंदु हो जाएगा, तो ये स्पर्श बिंदु हो गया। तो स्पर्श बिंदु से जाने वाली रेखा पर लंब होता है, जैसे स्पर्श बिंदु से ये रेखा जा रही है ऐसे। ठीक है, तो ये स्पर्श बिंदु पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लंब है। ठीक है, तो ये बात एकदम सही है, प्रूफ है।
उसके बाद देखो, बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं। जैसे एक बिंदु हमारा ये है, यहाँ से हमने एक ये स्पर्श रेखा खींच दिया, दूसरा हमने ये स्पर्श रेखा खींच दिया, तो ये दोनों रेखाएं हमेशा लंबाई में बराबर होंगी। ध्यान देना, जितनी लंबाई इसकी होगी इतनी लंबाई इसकी होगी, ये हमेशा वेरीफाई रहेगी। प्लस एक चीज़ ध्यान रखना कि बाह्य बिंदु से केवल 2 स्पर्श रेखाएं ही खींची जा सकती हैं एक वृत्त पे, 2 से ज़्यादा नहीं खींची जा सकती, क्योंकि आप तीसरी खींचेंगे तो ये इसके अंदर चली जाएगी जो कि छेदक रेखा बन जाएगी, ये स्पर्श रेखा नहीं रह जाएगी। यानी एक बिंदु से केवल 2 स्पर्श रेखाएं ही खींची जा सकती हैं। अगला देखिएगा, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है। जैसे अगर वृत्त पर कोई बिंदु स्थित है, जैसे यहाँ से ही वृत्त पर बिंदु स्थित है, इससे हम वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना चाहते हैं तो इससे केवल एक ही स्पर्श रेखा एक और खींची जा सकती है। ठीक है, एक और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, दूसरी नहीं खींची जा सकती। देख सकते हो। अगला है, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर 2 और केवल 2 स्पर्श रेखाएं होती हैं, यानी 2 से अधिक स्पर्श रेखाएं नहीं हो सकती, जो कि पहले ही मैं आपको बता चुका हूं। अब देखिए, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ये बहुत ज़्यादा खास चैप्टर है, इससे कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आपको देंगे और ये सवाल बहुत ज़्यादा सरल होते हैं, आम आदमी भी इसको आसान तरीके से हल कर लेगा। देखिए, त्रिज्या r वाले वृत्त की हमें परिधि निकालना है तो 2πr कर देंगे। ठीक है, पाई की वैल्यू आप लोग 3.14 भी रख सकते हो या फिर 22/7 भी रख सकते हो, ये दोनों पाई की वैल्यू हैं। देखिए, अगर आपका ये वृत्त है, इसकी त्रिज्या आपको दे दिया है r, ठीक है, इसकी त्रिज्या r दे दिया है, तो आपको सिंपली इस सूत्र में r की वैल्यू रख देना है। r की जगह पर आपको 1 भी दे सकता है, 2 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, तो जो भी दे बस r की जगह में रख दो, पाई की जगह पे 22/7 रख दो, बस सॉल्व कर लो, आपको वृत्त की परिधि मिल जाएगी। या फिर त्रिज्या r वाले वृत्त का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है, यानी ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या r है और उसका अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो सूत्र है πr²। r की जगह पे उसकी त्रिज्या की वैल्यू रखो, सीधा आपको आंसर मिल जाएगा। त्रिज्या r वाले वृत्त के त्रिज्यखंड जिसका कोण थीटा है के संगत चाप की लंबाई अगर आपको निकालना है, जैसे अगर आपका ये एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या r है और वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जैसे इसमें हमने एक त्रिज्यखंड बना दिया, ठीक है, जैसे हमने इसको जो है ऐसे कर दिया, तो आप लोग देखेंगे कि ये एक त्रिज्यखंड बन गया है पूरा। ठीक है, ये एक त्रिज्यखंड बन गया है, इसका कोण थीटा है, तो कोण अगर इसका थीटा है, ठीक है, त्रिज्यखंड का कोण थीटा है, तो इसके संगत चाप, यानी अगर हम यहाँ से यहाँ तक की लंबाई निकालना चाहते हैं तो इसके लिए हमें ये फार्मूला लगाना पड़ेगा, यानी θ/360 × 2πr। ठीक है, θ/360 × 2πr, थीटा की जगह पे हम ये वाले कोण की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, अगला देखिए, त्रिज्या r वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण थीटा है का क्षेत्रफल, अगर हम इस त्रिज्यखंड का पूरा क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक का पूरा एरिया निकालना चाहते हैं, तो हमें θ/360 × πr² फार्मूले का उपयोग करना पड़ेगा। ध्यान देना, जब क्षेत्रफल की बात होगी तो यहाँ पे πr² आ जाएगा, जब यहाँ पे चाप की लंबाई की बात होगी तो 2πr आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 5वां मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। जैसे अगर हमने एक ये वृत्त बना लिया, ठीक है, एक वृत्त बना लिया, ध्यान देना जल्दीबाजी में ऐसे ही बनेगा आलू जैसे। ठीक है, ये वृत्त में हमने क्या किया, एक ये जीवा खींच दिया, ऐसे जीवा खींच दिया तो इसमें वृत्त के 2 टुकड़े हो गए, ये वाला पोर्शन हो गया लघु वृत्तखंड और ये वाला हो गया दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो अगर हमें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल से, यानी πr² से हमें इस छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करना पड़ेगा, तभी इतना निकलेगा। ये तो हर बच्चा समझ जाएगा, आम आदमी भी इसको समझ जाएगा। अब देखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के महत्वपूर्ण कुछ फार्मूले हैं, भले ही आपकी बुक में नहीं दिए गए हैं, लेकिन इनको बिना याद किए आप अपनी बुक के एक भी सवाल हल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खास फार्मूले हैं। तो देखिए, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो 2πrh, जहाँ पे h होगी बेलन की ऊंचाई, r होगी बेलन की त्रिज्या, पाई होगा 22/7। बेलन का आयतन आपको निकालना है तो πr²h, जहाँ पे h बेलन की ऊंचाई होगी। ठीक है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो 2πr कोष्ठक में h + r, h बताया हूँ बेलन की ऊंचाई रहेगी, r दोनों जगहों पे त्रिज्या ही रहेगी। अब देखिए, घनाभ का अगर आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, घनाभ आप लोग जानते होंगे, ठीक है, आप लोग बनाए होंगे, ऐसे ही बनता है घनाभ। ठीक है, एक ईंटा जैसे होता है ना, वैसे ही घनाभ होता है इस तरीके से। ठीक है, इसमें आप लोग लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। ठीक है, ये वाला है ना, ये चौड़ाई हो गया और ये ऊपर वाला पोर्शन ऊंचाई हो गया। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होता है, तो इसका फार्मूला होता है 2lb + bh + hl। ठीक है, जहाँ पे b होगी चौड़ाई, l होगी लंबाई, h होगी ऊंचाई। ठीक है, अब देखिए, घनाभ का अगर आपको आयतन निकालना है तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई फार्मूला लगा देंगे। यहीं पे घन का अगर आपको, घन देखिए चाक के डिब्बे के समान होता है ऐसे। ठीक है, घन आपका ऐसे होता है इस तरीके से,
एकदम सिंपल। देखिए ये घन हो गया, ठीक है। घन इस तरीके से होता है जिसकी प्रत्येक भुजाएं लंबाई में बराबर होती हैं। तो अगर आपको घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो 6 गुणे भुजा का स्क्वायर, ये वाला फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। जहाँ पे ए क्या होती है, घन की भुजा होती है। ए क्या होती है, भुजा होती है घन की, यानी कोई भी भुजा की लंबाई ले लो, जैसे ये 3 सेंटीमीटर है तो एक ही जगह पे 3 आप लोग रख देंगे। अब देखिए घन का आयतन अगर आपको निकालना है तो भुजा का क्यूब, भुजा की वैल्यू जो भी आपको दी जाए, अगर भुजा का मान 3 देता है तो 3 का क्यूब कर दो, ये घन का आयतन हो जाएगा। अब देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए गोला और वृत्त दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। देखिए गोला जो है ना वृत्त के से बहुत ज़्यादा अलग है। कई ज़्यादा लोग यही गलत फहमी में रहते हैं और वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र यहाँ पे लगा देते हैं, जो कि एकदम गलत हो जाता है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ध्यान देना। यानी वृत्त के क्षेत्रफल से 4 गुना ज़्यादा होता है, बस आपको ये ध्यान देना है। और यहाँ पे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 2 पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि अगर गोला ऐसे है तो अर्धगोला उसका आधा हो जाएगा, तो जिससे उसका एरिया भी आधा हो जाएगा, यानी 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और यहीं पे अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो एक परत इसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देंगे, यानी 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए गोले का अगर कुल आयतन निकालना है तो 4/3 पाई आर क्यूब, जहाँ पे आर होगी गोले की त्रिज्या, ठीक है। अर्धगोले का कुल आयतन निकालना है तो 2/3 पाई आर क्यूब, आर गोले की त्रिज्या होगी। ये फार्मूले आपको याद करना पड़ेगा, बिना याद किए आपका काम नहीं चलने वाला। देखिए शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो पाई आर एल सूत्र होता है। जैसे आपका ये शंकु हो गया, ठीक है, ध्यान देना मैं आपको समझा रहा हूँ, ये आपका शंकु हो गया और इसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यानी बाहर बाहर का एरिया निकालना है, ठीक है। ये वाला एरिया छोड़े हैं अभी, क्योंकि हम पृष्ठीय निकाल रहे हैं। तो हम यहाँ पे आर जो है ना इसकी त्रिज्या, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ये त्रिज्या हो जाएगी आर, और यल जो होगी वो इसकी यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है, ये यल हो जाएगा। तो ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। और अगर हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो इस वाले एरिया को भी जोड़ देंगे, यानी एक वृत्त है तो इसका एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो ये भी इसमें जुड़ जाएगा, यानी ये पाई आर कोष्ठक में यल प्लस आर हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो पाई आर का यल में गुणा होगा तो पाई आर यल आ जाएगा, प्लस पाई आर का आर में गुणा होगा तो पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो देख सकते हो पाई आर स्क्वायर एक्स्ट्रा जुड़ गया है इस वाले फार्मूले में, ठीक है। इस वाले फार्मूले में हमने पाई आर स्क्वायर को एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है। अब देखिए शंकु के आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी बेलन के आयतन में आपको 1/3 जोड़ देना है, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए शंकु का छिन्नक जो होता है एक शंकु का टुकड़ा होता है। जैसे शंकु पूरा पोर्शन होता है तो शंकु का छिन्नक उसका कटा हुआ भाग होता है, जैसे बाल्टी होती है, ये शंकु के छिन्नक के रूप में होती है, ये शंकु का छिन्नक होता है। और ध्यान देना ये इसकी हाइट हो गई, ये इसकी बड़ी त्रिज्या हो गई R2, ठीक है, ये इसकी छोटी त्रिज्या यानी R1 हो गई, ठीक है। और ये यहाँ से इसकी तिर्यक ऊंचाई हो गई L। इस तरीके से ये शंकु का छिन्नक होता है। और यहाँ पे शंकु के छिन्नक के आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई एच, इसको याद करना पड़ेगा 1/3 पाई एच, और कोष्ठक के अंदर R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ठीक है, वेरी सिंपल। उसके बाद शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी बाहर बाहर का अगर हम एरिया निकालना चाहते हैं तो इसका फार्मूला होता है पाई एल कोष्ठक में R1 प्लस R2, ठीक है, जहाँ पे एल आपकी शंकु की तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला आप लोग देख सकते हो एच का स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल ऑफ स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। जहाँ पे एच होगी ये शंकु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई होगी, यानी ये वाली ऊंचाई होगी, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों इस चैप्टर का लास्ट सूत्र आप सभी के सामने है, शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी अगर हम शंकु के छिन्नक का पूरा क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऊपर वाला पृष्ठ भी जुड़ जाएगा और नीचे वाला पृष्ठ भी जुड़ जाएगा, यानी 2 पाई आर स्क्वायर यहाँ पे जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाई एल कोष्ठक में R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर, ठीक है। दोनों का अलग अलग त्रिज्याएं हैं तो अलग अलग त्रिज्या के साथ दोनों जुड़ जाएंगे पुराने वाले फार्मूले में। जहाँ पे R1 जो है वो बड़े वृत्तीय सिरे की त्रिज्या है, यानी कि यहाँ पे इस वाले सिरे की त्रिज्या है, ठीक है। और यहाँ पे R2 जो है वो छोटे वृत्तीय सिरे की त्रिज्या है, यानी ऊपर वाले की त्रिज्या है, ठीक है। इसमें दो त्रिज्याएं होती हैं, इसलिए आपको डरना नहीं है, अलग अलग तरीके से यहाँ पे वैल्यूज को पुट करना है। इसके बाद लास्ट चैप्टर आपका आता है सांख्यिकी। सांख्यिकी में देखिएगा यहाँ पे 2-3 सूत्र हैं, बहुत ज़्यादा खास हैं, ठीक है। जैसे देखो वर्गीकृत आंकड़ों का अगर आपको माध्य निकालना है तो 3 विधियां हैं। पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि से, जिसमें सूत्र होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, ठीक है। और दूसरा है कल्पित माध्य विधि से, जिसका फार्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई। यहाँ पे एक्स आई की जगह पे डी आई हो जाएगा और यहाँ पे ए जुड़ जाएगा, बाकी सेम टू सेम फार्मूला है। पग विचलन विधि में ये सेम टू सेम रहेगा, बस यहाँ पे डी आई की जगह में यू आई हो जाएगा और गुणे में एच हो जाएगा, ठीक है। बाकी फार्मूला पूर्वा पहले जैसा है, एकदम सेम टू सेम। उसके बाद देखिएगा
वर्गीकृत आंकड़ों का अगर हमें माध्यक निकालना है तो इसका फार्मूला होता है L प्लस N/2 माइनस CF बटे F गुणे H। ठीक है, फार्मूला याद रखना दोस्तों, CF आपकी संचयी बारंबारता हो जाएगी। दोनों को याद रखना, बेहद इंपॉर्टेंट ये फार्मूले हैं, इससे क्वेश्चन बनेंगे। आप लोग पढ़े होंगे तो याद होगा ही, हम फास्टली इनका रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि आप सभी का एग्जाम जल्दी ही नज़दीक है। तीसरा देखिए, वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक अगर आपको निकालना है तो L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, गुणे में H आपका रहेगा, ध्यान देना। ये फार्मूला बहुलक निकालने का हो गया वर्गीकृत आंकड़ों का, यानी जो आंकड़े वर्ग अंतराल में होंगे, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, उनके लिए है। ठीक है, वरना सीधे साधे आंकड़ों के लिए तो जो संख्या ज़्यादा बार आएगी वही बहुलक हो जाएगा। उसके बाद प्रायिकता देखिए, लास्ट चैप्टर है जिसमें एक निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा एक होती है, ध्यान देना। ठीक है, एक निश्चित घटना, जो घटना निश्चित है उसकी प्रायिकता एक होगी, और एक असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होती है। यानी वह घटना जो संभव ना हो, यानी जिसके होने की कोई उम्मीद नहीं है, उसकी प्रायिकता हमेशा 0 होगी। और प्रायिकता का सूत्र होता है दोस्तों अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो में हम आपके मैथ क्लास 10th के सभी फार्मूलों को एक ही वीडियो में देख लिए हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, ठीक है, दोस्तों के पास शेयर करो। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।